नमस्कार, मेरा नाम मुकेश, आपका इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हमारी गणित की क्लास है जिसमें अपने इससे पहले ये नंबर सिस्टम की जो पढ़ेंगे। इससे पहले नंबर सिस्टम की अपनी क्लास हो चुकी थी। उसमें अपन 5वें डिविजिबिलिटी के नियम बता रहे थे। तो देखो, इससे अपन सारे डिविजिबिलिटी के नियम पढ़ने के लिए मैंने एक यूट्यूब पर मेरी एक नंबर सिस्टम की पूरी क्लास मिल जाएगी जिसमें मैंने बहुत डिटेल में डिविजिबिलिटी के नियम सिखाए हैं। तो अपन देखो, इसमें अपन डिविजिबिलिटी के नियम भी पढ़ेंगे, लेकिन शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ जल्दी फास्ट। और तो अपने 6वें डिविजिबिलिटी के नियम की तरफ चल रहे थे। देखो 6 वाला डिविजिबिलिटी का नियम क्या कहता है। 6 का डिविजिबिलिटी का नियम देखो, 6 का डिविजिबिलिटी का नियम क्या कहता है। 3 × 2, इसके फैक्टर कैसे किए 2, लेकिन फैक्टर कैसे होना चाहिए, इनका डिफरेंस कितना आना चाहिए, डिफरेंस 1 हो, या अपन कहें HCF क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, या क्या होना चाहिए, रिलेटिवली प्राइम नंबर होना चाहिए, या इसको बोल सकते हैं रिलेटिवली प्राइम नंबर या को प्राइम नंबर। रिलेटिवली प्राइम नंबर होना चाहिए या रिलेटिवली प्राइम नंबर होना चाहिए। तो देखो, अपने 3 2 के टुकड़े किए तो कितने हो गए, 6 बन गए। कोई भी संख्या देखो, कोई भी संख्या उसके गुणनखंड है तो वो संख्या उसके गुणनखंड से भी विभाजित होनी चाहिए, तभी वो संख्या क्या होगी, पूरी तरह से विभाजित होगी। तो ये अपन ये कहें, इसको दूसरे नियम से क्या कहें, फर्स्ट नियम से क्या कहें अपन। देखो, पहला नियम क्या है, इकाई का अंक क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए। इकाई का अंक सम होना चाहिए, सम होना चाहिए। क्योंकि होना चाहिए कि अगर इकाई का अंक सम होगा तो वो संख्या किससे विभाजित हो जाएगी, 2 से विभाजित हो जाएगी। और दूसरा नियम है, सभी अंकों का योग 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो वो अंक संख्या किससे होगी, 2 से हो जाएगी। 2 से किससे हो जाएगी, इकाई का अंक 2 है क्योंकि इसके फैक्टर 2 है और 3 है। 2 के डिविजिबिलिटी का नियम क्या कहता है, किसी के इकाई का अंक सम है तो वो संख्या 2 से विभाजित हो जाती है। यह अपन कहे इकाई का अंक में अगर 2 का भाग दे तो पूरा चला है, उसको भाग चला जाए तो वो क्या होती है, सम संख्या होती है। या अपन ये कहें किसी भी संख्या में पूरी तरह 2 का भाग चला जाए, या कोई भी संख्या में 2 का भाग पूरी में देने पर रिमाइंडर 0 बचता है तो वो संख्या 2 से विभाजित हो जाती है। 3 का नियम क्या कहता है, कोई भी संख्या अगर उसके अंकों का जोड़, कोई भी संख्या ले लेंगे, उसके अंकों का जोड़ करेंगे और 3 से विभाजित हो जाती है तो वो संख्या भी किससे विभाजित होगी, 3 से विभाजित होगी। ये 6 का विभाज्यता का नियम कहते हैं। अब देखो, 7 से विभाजित होने का नियम देख लेते हैं अपन। 7 से विभाजित होने का नियम क्या था। देखो, 7 से विभाज्यता का नियम क्या था, ये भी देख लेते हैं। देखो, 7 से विभाज्यता का नियम क्या कहते हैं, कोई भी संख्या क्या है, कोई भी संख्या अगर 6 टाइम रिपीट हो तो वो संख्या किससे विभाजित हो जाती है, 7 से विभाजित हो जाती है। क्या हो जाती है, अगर कोई संख्या 6 टाइम रिपीट हो जाती है तो वो संख्या क्या हो जाती है, 7 से डिवाइड हो जाती है। देख, 3, ये संख्या कितनी बार रिपीट हो गई है, 1 2 3 4 5 6, ये संख्या 6 बार रिपीट हो गई है। तो अपन ये कहेंगे ये संख्या 6 बार रिपीट हो रही है। अगर मैं कहूँ 1 2 3, ये संख्या कितनी आ गई, 6 आ गई। कोई भी संख्या 6 बार लिखी हो, वही सेम अंक, जैसे 7 है सेम है, यहाँ भी 7 सेम है, तो वो संख्या किससे हमेशा होगी, 7 से विभाजित होगी। क्या होगी, 7 से विभाजित होगी। वो भी संख्या किससे विभाजित होगी, 7 से विभाजित होगी। तो देखो, 7 से भी विभाजित होगी। तो अपन ये देख लेते हैं। देखो, अब देखो 7 से विभाजित होगी तो 3 से, देखो 3 से अपने काटने का शॉर्टकट तरीका बताया। 3 से ये भी कट रही है, 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 ये भी कट रही है।
तो ये नियम 3 का भी बन गया। कोई भी संख्या अगर देखो 6 टाइम रिपीट होती है तो वो संख्या किससे डिवाइड होगी, विभाजित होगी, 3 से भी विभाजित होगी। जैसे कि मैं ये कहूँ 7 7 7 7 7 7 और 7, अब इसको 3 से विभाजित करना है तो देखो यहाँ 7 से विभाजित करेंगे तो एक रिमाइंडर बचेगा, यहाँ एक 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 रिमाइंडर बचेगा। तो कितना बचेगा यहाँ, तो 6 रिमाइंडर बचेगा प्लस 3 बचेगा, तो ये यहाँ से चला जाएगा। ठीक है ना, ये शॉर्टकट में अपन तरीका था। या इसको ऐसा करेंगे 7 कितना था, 7 को जोड़ लेंगे, 6 बार था 6 और उसमें 3 का भाग दे देंगे तो ये 3 से का चला जाएगा। तो ये किससे संख्या 3 से भी विभाजित होगी। तो अपन क्या कहेंगे, ये संख्या 3 से भी विभाजित होगी। तो ये देखो ये नियम किसका भी बन गया, ये नियम 3 का भी बन गया कि कोई भी संख्या 6 टाइम्स अगर रिपीट होती है, उसका प्रूफ भी देख लिया। जैसे 8 का देख लो, 8 8 ये 6 टाइम हो गई, 3 से भाग देंगे, 3 से भाग देंगे तो देखो 6 कट जाएगा, 2 यहाँ से बचेगा, 2 यहाँ से रिमाइंडर, 2 यहाँ से, 2 यहाँ से, 2 यहाँ से, 2 यहाँ से। तो कितना बचेगा देखो 12 3, तो ये कट जाएगा, किससे कट जाएगा, ये 3 से कट जाएगा। तो ये किसका नियम भी बन गया, 3 से नियम बन गया। अब देखते हैं और किसका नियम बन सकता है ये। और कोई भी अंक देखो, अगर अपन यहाँ से देखेंगे 7 का, 7 7 7 7 7 और 7, इसमें अपन 7 का भाग दे देते हैं, कितना 7 का, तो एक 7 गया, तो ये 7 का तो दिख ही रहा है। 8 8 से देखते हैं, 7 का भाग देखें तो देखो इसमें 7 1 7 दूनी 14, 7 छंके 48, क्या हो गया 7 छंके 48। देखो ये यहाँ से, ये यहाँ से 48 हो गया। अब यहाँ से क्या, 0 रिपीट हो गया, 0 यहाँ से रिपीट हो गया, साइकिल चालू हो गई, 0 रिपीट हो गया तो भी क्या हो गया, 3 के बाद फिर क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो ये नियम किसका बन गया, 7 का भी बन गया। तो देखो यहाँ पे 3 का भी नियम क्या है, अगर शॉर्टकट में अपन ने पढ़ना है, कोई भी संख्या देखो 7 का नियम क्या है, कोई भी संख्या 6 टाइम्स रिपीट हो जाए तो वो भी 7 से डिविजिबल हो जाती है। कोई भी संख्या 3 से अगर 6 बार रिपीट 6 टाइम्स अगर रिपीट हो जाए तो 3 से डिवाइड हो जाती है। अगर कोई संख्या कितने का निकल गया, अपन ने 3 का भी निकाल लिए और इसका किसका निकाल लिया, 7 का, 3 का निकाल लिया, 7 का निकाल लिया, और किसका पढ़ रहे थे अपन, और देखो और इसमें 11 का भी है, आप करके देख लेना। कोई संख्या अगर रिपीट हो जाए तो 11 और 13 का भी है ये नियम। और नियम किस कौन सा है, 37 का भी है और 1001 का भी नियम है। तो ये संख्या क्या होगी, ये नियम इन पर लागू होगा, से विभाजित होगी। तो ये नियम इस पर लागू होगा। तो देखो ये नियम किन किन पर लागू हो रहा है, 3 पे हो रहा है, 7 पे हो रहा है, और किस पे हो रहा है, 11 पे हो रहा है, और 13 पे, और 37 पर, और किस पे हो रहा है, 1001 पे। देखो कैसे हुआ ये नियम। अगर कोई संख्या 3 से भी कट रही है और 7 से भी कट रही है तो इनका गुणा कितना आ जाएगा, 21। ये नियम किस पे भी फॉलो होगा, 21 पे भी होगा। देखो 21 का नियम क्या कहेगा, कोई भी संख्या 3 से कट रही है, 7 × 3 रिलेटिवली प्राइम नंबर बन गए।
मैंने इससे पहले जो डिफरेंस बताया था ना, डिफरेंस 1 होना चाहिए, ये गलत था। वो डिफरेंस 1 नहीं होता, HCF 1 होता है। वहाँ पर थोड़ा सा गलत बता दिया था। HCF क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। और ये क्या होना चाहिए? रिलेटिवली प्राइम नंबर बोल सकते हैं या को प्राइम नंबर होते हैं ये, ठीक है, जिनका HCF क्या होना चाहिए? कोई कॉमन नहीं आना चाहिए बीच में, ठीक है। HCF 1 होना चाहिए, को प्राइम नंबर हो जाए, को प्राइम नंबर हो जाए, सहअभाज्य संख्या होनी चाहिए। तो देखो, तो ये 7 3 का भी नियम, 3 7 के डिवाइड होगी तो इससे नियम होगा। अब देखो 11 13 इंटू 11 इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 11 143। कोई संख्या 13 से भी विभाजित हो रही है, 11 से भी विभाजित हो रही है तो 143। तो ये नियम किसका बन गया? और कोई संख्या 6 टाइम्स से भी रिपीट हो रही है तो वो संख्या किससे? 21 से भी विभाजित होगी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 21 से भी विभाजित होगी। और किससे? 143 से भी विभाजित होगी। और अब देखो 13 और 37 का गुणा कर लो, 37 गुणा 13 कितना आएगा? तो इसका भी देखो 1001 आ जाएगा, ठीक है। तो 21 37 13 1000 नहीं आएगा, ठीक है। तो 1001 से भी ये क्या होगी? संख्या होगी, विभाजित होगी। तो इस तरह से अपन ने कौन सा नियम हो गया? 7 का भी नियम हो गया। और 7 का कोई नियम है, और 7 का नियम, और दूसरा नियम और है, कोई भी संख्या 3 डिजिट नंबर हो और 2 टाइम्स रिपीट हो। जैसे मैं कहूँ 5 5 5, कोई भी संख्या क्या हो? 3 डिजिट की हो। जब कोई 3 डिजिट नंबर 2 टाइम्स रिपीट हो, देखो ये 1 टाइम रिपीट हो, ये 2 टाइम, 1 टाइम, 2 टाइम रिपीट हो गया। कोई भी अंक 2 टाइम अगर रिपीट होता है तो वो भी संख्या क्या होती है? 3 डिजिट अंक। ये क्या? 3 डिजिट 2 बार रिपीट हो गए। और यहाँ भी कितनी बार रिपीट हो गए? 2 टाइम्स होंगे तभी ये संख्या किससे होगी? 7 से होगी। किससे होगी? ये 7 से होगी, 13 से भी होगी, 11 से भी होगी, और किससे होगी? 3 से भी होगी, 3 से भी होगी, ठीक है। जो किससे होगी? 3 से भी होगी। जैसे कि मैं ये कहूँ 258 ले लो, 258, तो देखो ये संख्या किससे विभाजित हो जाएगी? ये संख्या 7 से हो जाएगी, 13 से भी हो जाएगी, और 11 से भी हो जाएगी, और 1001 से हो जाएगी, ठीक है। तो इस पर भी नियम हो गया। अब देखो अपन यहाँ से ले लेते हैं 2 5 1 2 5 1। तो देखो 3 से चेक कर ले, 3 से क्या डिवाइड हो गई है? 2 1 3 2 1 3 5 5 10। तो 3 से डिवाइड नहीं होगी। और कोई भी संख्या सेम 2 टाइम्स रिपीट होते हैं तो संख्या 7 से 13 से 11 से 1001 से रिपीट होगी और 3 से डिवाइड नहीं होगी, ये ध्यान रखना है। अब तीसरा नियम क्या कहता है? कोई भी 2 डिजिट नंबर 3 टाइम्स रिपीट हो। क्या हो? 3 टाइम्स रिपीट हो। जैसे 59 59 और 59, तो ये संख्या किससे विभाजित होगी? 3 7 और 13 से विभाजित होगी। किससे विभाजित होगी? 3 7 और 13 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। 3 7 और 13 से विभाजित हो जाएगी। 1 टाइम्स, 2 टाइम्स और 3 टाइम्स, एक 3 टाइम्स रिपीट हो गई। वही संख्या सेम है, सेम संख्या क्या होगी? 3 टाइम्स रिपीट हो जाए तो वो संख्या किससे विभाजित हो जाएगी? 3 से 7 से और 13 से भी वो संख्या क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाएगी। या 7 का एक और नियम निकल के आता है। देखो भाई 7 का कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी देखो एक और नया नियम निकल के आता है 7 का। क्या नया नियम निकल के आता है? अगर कोई संख्या देखो 6 5 9
फिर क्या लिखिए 6 2 4, किसके जोड़े बनाने, 3 के जोड़े बनाने, 3 3, ये कौन सा जोड़ा हो जाएगा, ऑड यानी 1 2, इसका हो जाएगा A1, ठीक है, एक विषम और ये सम। अब दोनों का क्या करेंगे, डिफरेंस निकाल लो इनका डिफरेंस। तो देखो डिफरेंस कितना है इसका 35, दोनों का डिफरेंस क्या 35, और जी का इस डिविजिबल है किससे, किससे डिविजिबल है 7 से। तो ये संख्या किससे, ये पूरी भी संख्या किससे डिविजिबल होगी, 7 से डिविजिबल होगी। तो ये संख्या किससे होगी, 7 से डिविजिबल होगी। यहाँ तक समझ में आया होगा, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा आशा करता हूँ। अब देखो यहाँ तक समझ में आ गया, 7 का ये भी नियम है और 7 का और भी नियम देख लो। जब कोई 2 डिजिट नंबर 2 टाइम्स रिपीट हो तो वो संख्या 101 से भी विभाजित होती है। देखो जब कोई 2 डिजिट संख्या हो, जैसे क्या 27 27 कितनी टाइम्स रिपीट हो, 2 टाइम्स रिपीट हो तो संख्या किससे डिविजिबल होगी, ये 101 से डिविजिबल होगी। अब देखो 7 का एक और नियम क्या कहता है, देखो एक और नियम है, कोई संख्या जैसे 882 संख्या है, इसमें क्या दिया हो, इकाई के अंक को, ये क्या है इकाई का अंक है, इसको दुगुना कर दो, कितना आ जाएगा 4, दुगुना करके क्या कर देंगे, उसमें से घटा देंगे, किस में से, बचे हुए संख्या में से। तो कितना आ जाएगा ये 84, 84 7 से डिविजिबल है, 12 पूर्णतः विभाजित है, किस क्या है ये पूर्णतया विभाजित है। तो ये संख्या भी क्या हो जाएगी, ये भी ने एक 7 का नियम है कि कोई भी, देखो 7 का नियम क्या कहता है, कोई भी संख्या अपने ले ली, इकाई का अंक है, इकाई के अंक को दोगुना करने पर, इकाई के अंक को दोगुना करने पर इस जो बची हुई संख्या है इसमें से इसको क्या कर देंगे, दोगुना कर दिया, ये इसको यहाँ लिख लिया, उसको माइनस कर देंगे, माइनस करने के बाद उसके बाद 7 का भाग दे देते हैं, भाग देने के बाद पूरा भाग चला जाता है तो संख्या किससे विभाजित हो जाएगी, 7 से विभाजित हो जाएगी। अगर ये संख्या इसमें भाग नहीं जाएगा तो 7 से विभाजित नहीं होगा। इस तरह से भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कभी कभी ये लेंदी भी चला जाता है। और मैंने इसको ये भी बताया था जैसे कि 5 4 3 2 9, इसको 7 से विभाजित है कि नहीं है। तो देखो मैंने बताया 3 का यहाँ से जोड़ा बनाना है, यहाँ बनाना है, इसके आगे क्या कर लेंगे 0 लिख लेंगे, ठीक है। तो ये 1 और 2 क्या हो जाएगा, ये ऑड वाला, ये इवन वाला, दोनों का क्या निकाल लेंगे अपन, डिफरेंस। मैंने बताया था इनका डिफरेंस निकाल लो। अगर ये डिफरेंस क्या है 2 से विभाजित है, वो सॉरी 7 से विभाजित है तो संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी, अन्यथा नहीं होगी। जैसे कि मैं एक और उदाहरण ले लेता हूँ, 101 0 5 4 3 2 9। देखो 1 3 का यहाँ से बन गया, 1 3 का, 1 3 का। तो काउंटिंग कैसे करेंगे, देखो काउंटिंग किधर से करते हैं अपन, इधर से, ये 1 2 3। काउंटिंग कैसे करते हैं, एरो की निशान है इधर से। तो यहाँ देखो ये कौन सा हो गया, ऑड वाला पेयर हो गया, 3 3 का पेयर है, 3 3 डिजिट का पेयर है। और ये कौन सा हो गया, इवन हो गया, फिर क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। तो इसको माइनस कैसे करेंगे इसको, तो देखो इनको क्या करेंगे, विषम, इनको क्या कर देंगे, ऐड कर लेंगे, ऐड करने के बाद फिर जो इनका ऐड आ जाएगा ना, फिर जो इवन के साथ में ऐड करने के बाद क्या आ जाएगा, ये इवन आ जाएगा। देखो ऐड कर लेंगे ना, तो फिर इसके बाद जो 54 वाला बचेगा किसका, 0 5 4, जो राइट आएगा इसका क्या कर लेंगे, डिफरेंस निकाल लेंगे। डिफरेंस अगर 7 से विभाजित होता है तो वो संख्या भी किससे विभाजित हो जाएगी, 7 से विभाजित हो जाएगी। ये भी क्या है 7 का नियम है। तो ये 7 के मैंने पूरे नियम बता दिए, इससे कोई नियम आपको छूटा नहीं है 7 का।
और 8 का नियम तो वो 2 में हो गया, 2 की पावर में पूरा, तो मैंने बता ही दिया था। 9 का हो गया था, 11 का, चलो 11 का देख लो, 10 का देख लो, 10 का। कोई संख्या 10 से कब विभाजित होगी वो देखते हैं अपन। फिर थोड़ी सी बेसिक चीज़ें नंबरों पर अपन चलेंगे, उसके बाद फिर सवालों पर करेंगे। तो देखो 10 का नियम क्या कहता है, 10 10 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है, 10 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है, इकाई का अंक, इकाई का अंक शून्य होने पर वह संख्या 10 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। ये क्या नियम कहता है, 10 का नियम कहता है, सिंपल है 10 का नियम। और 11 का नियम देख लेते हैं अपन। देखो 11 का नियम क्या था, कोई भी संख्या 11 से तभी विभाजित होगी जब सम और विषम स्थानों के अंकों का योग क्या होगा, समान हो, या सम या अंकों और विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर क्या हो, 0 हो, या फिर क्या हो, उनका अंतर 11 से डिविजिबल हो, तो वह संख्या क्या होती है, 11 से विभाजित हो जाती है। जैसे कि मैं ये संख्या ले लेता हूँ 235, 235, इसको 11 से विभाज्यता का नियम कैसे लेंगे, देखो पोजीशन पर बना 1 2 3 4 5 और 6। तो देखो ये क्या है, ऑड वालों को अलग जोड़ लो। देखो 2 + 5 + 3, उसके बाद क्या है, इवन वालों को जोड़ो, डिफरेंस निकालना है अपन को, तो 3 + 2 + 5। तो देखो इसका डिफरेंस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये क्या संख्या होगी, किससे डिविजिबल होगी ये संख्या किससे डिविजिबल होगी, 11 से डिविजिबल होगी। या यहाँ पर 0 आ जाए, या 11 आ जाए, या क्या जाए, 11 का मल्टीपल हो, मल्टीपल हो, तो क्या करेंगे, ये संख्या किससे विभाजित होगी, 11 से विभाजित हो जाएगी। तो समझ में आ रहा होगा आपको। 12 के अंकों को छोड़कर शेष बस, अब देखो 11 12 वाला, बारह का नियम क्या था, विभाज्यता का नियम। देखो 12 का देख लो, 12 से कब विभाजित होगी, फैक्टर करो उसके 4 और 3 ऐसे फैक्टर होना चाहिए जिनका एचसीएफ क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, या को प्राइम संख्या होनी चाहिए। ठीक है, को प्राइम नंबर या रिलेटिवली प्राइम नंबर बोल सकते हैं। सापेक्षिक अभाज्य संख्या होनी चाहिए। अगर आप सापेक्षिक अभाज्य संख्याओं के पेयर में, वो फैक्टर में अगर इसके फैक्टर करते हैं अपन, जिनका एचसीएफ 1 हो, जिनमें कोई भी कॉमन नहीं आ रहा हो, तो ये संख्या क्या होगी, 12 से कब विभाजित होगी, जब कोई भी संख्या 4 से भी विभाजित हो रही हो और वो संख्या 3 से भी विभाजित हो रही हो, यानी कुल मिला के वो संख्या 4 से भी विभाजित हो रही हो, 3 से भी विभाजित हो रही हो, तो वो संख्या क्या हो जाएगी, किससे विभाजित हो जाएगी, 12 से भी विभाजित हो जाएगी। ठीक है, और 4 से विभाज्यता का नियम बता दिया था, लास्ट के 2 डिजिट,
टू डिजिट क्यों हो जाएगा, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, जिसमें लास्ट के 2 डिजिट देखेंगे, लास्ट के 3 डिजिट देखेंगे, कितना आ जाएगा 8 में। ये कैसे का 4 में, ये मैंने इससे पहली वाली क्लास में बता दिया था। अब देखो 13 से विभाज्यता का नियम तो मैंने उससे पहले बता भी दिया था, 6 टाइम रिपीट हो जाए। 11 का भी हो गया। अगर पूरे डिटेल में चाहिए तो अपन डिविजिबिलिटी के नियम के बहुत सारे सवाल में क्लास हो चुकी है, उसमें आपका प्रैक्टिस हो जाएगी। लगभग मेरी 6-7 क्लास हैं डिविजिबिलिटी के, इतने सारे प्रैक्टिस सवाल कराए हैं मैंने, और आगे चल के और भी अपन करा देंगे। तो देखो 13 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है। 13 का विभाज्यता का नियम एक तो वो भी मैंने बता दिया, तो कोई भी डिजिट अगर 6 टाइम रिपीट हो जाए तो वो संख्या क्या हो जाएगा, 13 से विभाजित हो जाएगी। 13 से विभाज्यता का नियम क्या है, 6 टाइम, मान लो कोई भी डिजिट क्या होती है 6 टाइम रिपीट हो जाए, 6 टाइम क्या हो जाए रिपीट, कोई भी डिजिट। जैसे कि मैं कहूँ 3, एक तो ये नियम है। दूसरा नियम ये कहता है कोई भी संख्या उसके इकाई अंक को छोड़कर उसके इकाई अंक को 4 गुना कर देते हैं और उसके बचे हुए संख्या में उसको जोड़ देते हैं। अगर जोड़ने के बाद वो संख्या 13 से विभाजित होती है तो वो संख्या पूरी किससे विभाजित हो जाएगी, 13 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या है, जैसे कि दूसरा नियम क्या कहता है 143 है। मैंने क्या नियम बताया था, इकाई का अंक। ये क्या है, यूनिट प्लेस, इकाई का अंक है ये। इसका क्या करना है, चौगुना करना है। तो देखो मैंने क्या कहा, 14 लिख लो प्लस इसका 4 गुना करना है, 14 प्लस 12 कितना हो जाएगा ये 26। 13 से क्या जा रहा है, भाग जा रहा है 2 बार, तो ये संख्या किससे विभाजित होगी, 13 से विभाजित हो जाएगी। ये क्या 13 का नियम है। और ये 13 का और 14 का नियम तो ये है, कोई भी संख्या 7 × 2, 7 दूनी 14 है। कोई भी संख्या 7 से विभाजित हो जाए, 2 से विभाजित हो जाए तो संख्या 14 से विभाजित हो जाएगी। या कहेंगे वो किसी भी संख्या का अंक, इकाई का अंक सम होना चाहिए और वो संख्या क्या होना चाहिए, 4 से डिविजिबल होनी चाहिए, तो भी संख्या क्या होगी, 14 से विभाजित हो जाएगी। अब 15 से विभाज्यता का नियम क्या बताया था, मैंने 15 का बता दिया था 5 वाली पावर के रूप में। देखो 15 का क्या नियम है, 15 का भी नियम देख लो, 5 × 3। कोई भी संख्या 15 से कब विभाजित हो जाएगी, जब वो संख्या क्या हो जाएगी, 5 से भी विभाजित होनी चाहिए और 3 से विभाजित होनी चाहिए, यानी दोनों से विभाजित होनी चाहिए, तभी वो संख्या किससे विभाजित हो जाएगी, 15 से विभाजित हो जाएगी। 16 से विभाज्यता का नियम मैंने बता दिया था। 16 की पावर क्या होता है, 2 की पावर कितना होता है, 4 होता है, 2 × 2 × 2 × 2, 9 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ठीक है, ये कितना हो गया 16। 16 का विभाज्यता का क्या नियम बता दिया था, अगर लास्ट के दी एक पावर क्या दिखाती है, लास्ट 4 डिजिट, लास्ट 4 डिजिट में क्या इसका भाग जाना चाहिए, 16 का भाग जाना चाहिए। लास्ट 4 डिजिट में 16 का भाग जाना चाहिए। अगर लास्ट के 4 डिजिट में 16 का भाग चला गया तो वो संख्या किससे विभाजित हो जाएगी, 16 से विभाजित हो जाएगी। और दूसरा नियम और भी है, और कोई भी संख्या जिनके अंतिम 4 अंकों से बनी संख्या यदि 16 से विभाजित होती है तो वो संख्या 16 से ही विभाजित हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह ये क्या हो जाएगी, 16 से विभाजित होनी चाहिए। जैसे कि एक उदाहरण ले लेते हैं अपन, अब इसके 4 अंक ले लेते हैं लास्ट के, 4, 8, 9, 6। इसमें क्या है, 16 का भाग देंगे। ठीक है, तो ये 6 बार चला जाएगा, तो ये क्या है इसमें कि ये 16 से संख्या क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। अब 17 का नियम देख लो, 17 का भी नियम, तो 17 का नियम बता देता हूँ। 17 का नियम क्या है, कोई भी देखो 17 का नियम क्या कहता है, वैसे तो उससे पहले मैंने 17 का नियम बता दिया था कि कोई भी 17 का नियम शायद पहले नहीं बताया था।
देखो 17 का नियम वैसे तो इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं यहाँ बता देता हूँ। 17 से कोई संख्या कब विभाजित होगी, कब विभाजित होगी, जब कोई भी संख्या में क्या होगा, इकाई अंक का क्या हो देंगे 5 गुना कर देंगे, और बचे हुए अंकों में संख्या जो बचेगी इकाई अंक को हटा के उसमें से क्या घटा देंगे। अगर वो संख्या 17 से भागित होती है तो वो संख्या किससे विभाजित हो जाएगी, 17 से विभाजित हो जाएगी। जैसे कि मैं देखता हूँ 1907, ये संख्या है 7 से विभाजित। तो देखो इसको कैसे करेंगे, मैंने क्या बताया था, इकाई के अंक को क्या करेंगे 5 गुना, यानी 7 गुना 5 कर देंगे। फिर मैंने क्या कहा, बची हुई संख्या क्या बची हुई 190, 190 में से क्या कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे। उसके बाद देखो कितना आ जाएगा, 19 माइनस के 35। अब देखो कितना बचेगा 195 में 17 कितना बचेगा, 5 इसको 5 गुना कर देंगे। 10 कौन सी संख्या ली थी अपन ने, 1094 ले लेते हैं इसको। देखो 4, अब इसको देखो 4, इसको क्या कर देते हैं 5 गुना कर देते हैं, फिर क्या कर देंगे 20, तो कितना आ जाएगा 170। 170 में क्या कर देंगे 70 किसका भाग दे देंगे, 17 का भाग दे देंगे। तो कितना बार, 10 बार। तो ये संख्या किससे विभाजित हो जाएगी, 17 से विभाजित होगी। 17 से विभाजित का नियम देखो फिर बताता हूँ। इसको क्या कर देंगे 5 गुना, रिमेनिंग जो संख्या बची हुई है, रिमेनिंग पार्ट कितना बचा हुआ है 190, 190, इसको रिमेनिंग पार्ट बचा हुआ है, इसको क्या कर देंगे यहाँ कर देंगे, इसमें 5 का गुणा कर देंगे। देखो तो इसको माइनस करके इस तरह से, ये क्या 17 का नियम है। अब देखो 18 का नियम, 18 का नियम तो सिंपल है। 18 के फैक्टर कर दो, 18 के फैक्टर कर दो। तो कैसे फैक्टर करना है, जिसका HCF क्या हो 1, जिसमें कोई भी कॉमन नहीं आ रहा हो। 18 के फैक्टर देखो क्या कर देंगे 9 × 2। अब 18 के ऐसे मत कर देना, देखो 9 3 त्रिका ऐसे, इसके क्या हो सकते हैं 6 × 3 भी हो सकता है, हो गए। लेकिन इसमें देखो इनमें कितना कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है। कोई भी कॉमन नहीं होना चाहिए, यानी कोई कॉमन नहीं होना चाहिए, या HCF क्या होना चाहिए, HCF बराबर 1 होना चाहिए। तो ये नहीं होगा, तो ये अपना नहीं होगा। इसको रिलेटिवली प्राइम नंबर बोलेंगे या को प्राइम नंबर तो नहीं बोल सकते, रिलेटिवली प्राइम नंबर बोलेंगे। ठीक है, रिलेटिवली प्राइम नंबर में क्या होता है, HCF क्या हो जाता है 1 होता है, और कोई भी इनमें कॉमन नहीं होता है, इनमें कोई भी कॉमन नहीं होना चाहिए। इस तरह से फैक्टर होना चाहिए। ठीक है, या अपन ये कह सकते हैं को प्राइम नंबर भी कह सकते हैं। इस तरह से आ गया। तो ये संख्या क्या 9 से भी विभाजित होनी चाहिए और 2 से भी विभाजित होनी चाहिए, 18 से, या ये कहे इकाई का अंक सम होना चाहिए, और वो संख्या किससे विभाजित होनी चाहिए, पूरी 9 से विभाजित होनी चाहिए, और उसके अंकों का योग 9 से विभाजित हो तो वो संख्या किससे विभाजित हो जाएगी, 18 से विभाजित हो जाएगी। जैसे कि 361, ठीक है 361, तो ये तो देखो 18 से विभाजित नहीं हो जाएगी, क्योंकि ये क्या है विषम है, इकाई का अंक। तो ये तो अपन देख के ही कह सकते हैं 18 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, अगर अपन यहाँ 2 लिख दें तो किससे हो जाएगा, ये विभाजित हो जाएगी। देखो 362, 9 × 2, 2 से विभाजित हो रही है, 6 7 8 9, तो ये 9 से भी विभाजित नहीं हो रही है। ठीक है, तो अपन यहाँ से क्या कर लेंगे, अपन
ये विभाजित हो रही है 9 से, 6 1 7 2 9 और 2 से विभाजित हो रही है, तो 162 किससे हो रही है, 18 से। तो ये कैसे 18 से क्या संख्या होगी, ये विभाजित हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से अपन आगे चल के इसको डिजिटल नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, डिजिट सम यानी अंकों का योग पद्धति पढ़ेंगे, जिसे शॉर्ट ट्रिक से अपन कर सकते हैं आगे सवालों को। डिजिटल सम संख्याएं पढ़ेंगे, डिजिटल सम बोलते हैं या डिजिट सम भी बोल सकते हैं। तो ये अपना देखो 18 का भी नियम हो गया, 19 का नियम, देखो 19 का नियम क्या कहता है, 19 का नियम को पढ़ो। 19 का भी विभाज्यता का नियम वैसे ही है। 19 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है, अगर किसी भी संख्या इकाई के अंक को क्या करते हैं, देखो उदाहरण लिख लेते हैं पहले 361। देखो 19 वाला अंक क्या कहता है, कोई भी देखो 19 वाला क्या कहता है, इसको पढ़ो। यदि इकाई के अंक को छोड़कर शेष बची संख्या में इकाई के अंक का दुगुना जोड़ने पर देखो इसको क्या कर देंगे, दोगुना कर देंगे इकाई के अंक को। तो देखो 3 6 ऐसे लिखा रहने दो, 1 × 2 दोगुना हो गया 36 + 2 क्या हो जाएगा 38। 38 किससे, 19 से कट कैंसिल हो रहा है, तो ये संख्या किससे विभाजित हो जाएगी, ये संख्या 19 से विभाजित हो जाएगी। तो 19 का क्या विभाजक नहीं है, इकाई का अंक क्या है 1, इसको दोगुना करने पर बची हुई संख्या 36 में जोड़ने पर, देखो ये क्या 36, इसका क्या कर दिया, दोगुना कर दिया, 1 का 2 का गुणा कर देते हैं। दोगुना का मतलब 1 में क्या कर देंगे, 2 का गुणा कर देंगे इकाई के अंक में, तो वो संख्या भी क्या होनी चाहिए, 19 से विभाजित होनी चाहिए। तो वो संख्या पूरी क्या हो। वैसे 19 का कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सवाल बनते नहीं है अपने यहाँ तक की। देखो अब यहाँ से देखें, एक संख्या कैसी, एक संख्या केवल एक ऐसी संख्या है जो केवल 1 से ही क्या होती है, विभाजित होती है और किसी से विभाजित नहीं होती है। एक केवल एक ऐसी संख्या है जो 1 से ही डिवाइड होती है, 20 से डिवाइड नहीं होती है। अब देखो आरोही क्रम क्या होता है, अवरोही क्रम क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं, और अवरोही को डिसेंडिंग ऑर्डर। देखो आरोही को असेंडिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर भी बोलते हैं, और अवरोही क्रम को डिसेंडिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर भी बोलते हैं। तो देखो आपको दिख रहा होगा बोर्ड पर, तो इनकी देखो बोर्ड पर डिस्प्ले पे मैंने दिखा दिया है बोर्ड पे, उसको देखो और आपको समझ में आ रहा होगा उसको पढ़ो। आरोही क्रम क्या होता है, बढ़ते हुए क्रम को बोलते हैं। जैसे आरोही बढ़ते क्रम को कैसे बोलते हैं, 1 2 3 4 5 डैश, ये क्या आरोही क्रम है, क्या है आरोही। इसको सबसे अपन कन्फ्यूजन होते हैं हिंदी में, इंग्लिश में कभी कन्फ्यूजन नहीं होते। इंग्लिश में तो असेंडिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर दिया रहता है, अवरोही डिक्रीजिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर दिया रहता है, उससे अपन पता कर लेते हैं। लेकिन हिंदी में अक्सर कन्फ्यूजन हो जाता है, जैसे मैं भी कभी कभी हिंदी में बहुत सारे कन्फ्यूजन हो जाता हूँ। आरोही को अवरोही को क्या बोलते हैं, देखो इसको सबसे ट्रिक बताएंगे याद करने की। आरोही का मतलब आ क्या होता है, बड़ा, बड़े आ से क्या समझ लेना, याद करने का सबसे तरीका बता रहा हूँ अपने अनुभव से, ये कहीं बुकों में लिखा नहीं मिलेगा। आ यानी बड़ा, आ का मतलब बड़ा यानी बड़ा, बड़ा है तो बढ़ते क्रम में, इसका मतलब है बढ़ते क्रम में। अब रोही, आ क्या छोटा आ है, ये छोटा आ है, छोटा आ, इसका मतलब है कोई संख्या छोटी होती जा रही है। बड़ा का मतलब है कोई संख्या बढ़ती जा रही है। यहाँ पर देखो अपन ट्रिक से याद करेंगे, आ माने बड़ा यानी बढ़ता जा रहा है, छोटा यानी कम है ये,
क्या है, छोटा आ है तो ये कम होता जा रहा है, छोटा माने छोटी संख्या होती जा रही है, बड़ा आ तो ये बढ़ती संख्या जा रही है। जैसे कि मैं ये कहूँ 6 5 4 3 2 1, ये कौन सा आ जाएगा, अवरोही वाला उदाहरण आ जाएगा। क्या आ जाएगा, अवरोही वाला उदाहरण आ जाएगा। और इसको क्या बोलेंगे, आरोही। तो ये इस तरह से ट्रिक से अपन याद कर सकते हैं। ये मेरी खुद की ट्रिक आपको बता रहा हूँ हिंदी में, इंग्लिश में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंग्लिश में कभी प्रॉब्लम आती भी नहीं है। तो देखो सबसे कन्फ्यूजन यहाँ एग्जाम होता है, मेरे साथ भी कई बार हुआ कि अवरोही आरोही को क्या बोलते हैं, घटता क्रम या। तो सबसे पहले यही करना है, सबसे बड़ा आ माने आ बड़ा यानी बढ़ता क्रम है, छोटा है यानी कम है माने छोटा है तो छोटा होता जा रहा है, बड़ा है तो बड़ा होता जा रहा है। वो संख्या बढ़ते क्रम में जा रही है, और छोटा का मतलब कोई संख्या छोटी होती जा रही है, जैसे छोटी होती जा रही है। इस तरह से अपने याद रख सकते हैं। अब देखो प्रश्न क्रमांक 1 में दिया, निम्नलिखित संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आप उसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आरोही क्रम में व्यवस्थित कर सकते हैं। आरोही क्रम में सबसे बड़ी संख्या, देखो सबसे सिंपल सा सवाल है, इसको अपन कर सकते हैं। तो देखो मैं इसको तो देखो अपन यहाँ से किस तरह से लिखते हैं, आरोही माने बड़ा यानी बढ़ रहा है क्रम। क्या हो रहा है, क्रम बढ़ रहा है। तो देखो बढ़ रहा है तो मतलब अपने देखा था बढ़ रहा, तो सबसे पहले छोटी संख्या ले लेंगे अपन। सबसे देखो इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 571। ये कौन सा क्रम आ जाएगा, वन वाला क्रम। ये किस पर आ जाएगी, दूसरे पोजीशन पर आ जाएगी। फिर देखो ये क्या आएगी, तीसरे पोजीशन पर आ जाएगी। ये किस पे पोजीशन पर आ जाएगी, ये चौथी पोजीशन पर आ जाएगी, है ना। इस तरह से अपन कर सकते हैं, पहले पे, तीसरे पे, चौथे पे, इस तरह से पोजीशन बन जाएगी। तो इसको अपन लिख सकते हैं। तो ये वाले को देखो अपन फिर दोबारा से ये वाले को किस तरीके से लिख सकते हैं, पहले से 571 पहली पोजीशन पर आ गया। फिर उसके बाद इससे बड़ा कौन सा है, 847 को लिख लिया, तो दूसरे पोजीशन पर आ गई। फिर तीसरे पोजीशन पर क्या आ जाएगी अपनी, 8320, और फिर क्या आ जाएगा 9754। ठीक है ना। तो देखो 3 अंकों की, ये 3 अंकों में क्या देखते हैं, सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या है, बड़ा है, कौन सा है, छोटा ये है, तो ये इससे बड़ी होगी। ये 4 अंकों की आ गई। 4 अंकों में कंपैरिजन कैसे करते हैं कि ये जो अंक है इसको चेक करते हैं, ये छोटा है, ये बड़ा है, ठीक है ना, ये बड़ा है, तो इसको क्या करें, छोटे वाले को पहले लिख लेते हैं 9। इस तरह से अपन कंपैरिजन करते हैं। कोई भी संख्या अगर अपन ने, जैसे 4 अंकों की संख्या है, 4 8 3 2, फिर अपन देखते हैं इसी में 5 6 8 2, कितने अंकों की डिजिटों की संख्या है, ये 4 डिजिट नंबर है। ये कितने डिजिट है, इसमें 4 डिजिट है। या आप बोलेंगे 4 अंकों की संख्या है, ये भी 4 अंकों की संख्या है। इसमें छोटी बड़ी कैसे ज्ञात करना है, तो अपन को सबसे पहले ये नहीं देखना है, क्या देखना है, ये देखना है। ये क्या हो गया, देखो 5 क्या है, बड़ा है 4 से, तो ये पूरी संख्या क्या होगी, बड़ी होगी इससे। अगर यहाँ पर ही अपन 4 रख दें तो फिर कैसे देखेंगे, देखो तो फिर कैसे देखेंगे, इधर देख लेते हैं, उधर दिख नहीं रहा बोर्ड पे, उधर करा रहा था मैं। 8 4 3 2, 4 6 8 2, ठीक है। अब देखो इस तरह से, अब ये दोनों क्या हो जाएंगी, सेम बराबर हो गई, 4 डिजिट की हैं, तो ऐसे लिख लिया। अब देखेंगे इसको, इसमें कौन सी बड़ी है, ये इसमें 8 बड़ी है 6 से, तो ये कौन सी संख्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी ये। अगर यहाँ पर ही अगर अपन 6 लिख देते हैं, सपोज करके 6 लिख देते हैं, तो ये दोनों तो सेम हो गई। अपन ने कहाँ पर अब चेक करना है, यहाँ पर, तो संख्या कौन सी हो जाएगी, ये बड़ी हो जाएगी। अगर यहाँ पर भी अपन क्या कर लेते हैं, 8 कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पर अभी अपन संख्या 1 लिख लो, तो यहाँ पर कौन सी छोटी, ये हो जाएगी, ये बड़ी हो जाएगी, तो ये संख्या बड़ी हो जाएगी। इस तरह से अपन इसको कंपैरिजन करते जाएंगे। तो दूसरा बी वाला आप कर सकते हो। ये छोटे वाले क्लासों के क्वेश्चन है, आप बोले हो सर क्या बता रहे हो, लेकिन मैं इससे हाई लेवल की स्तर की तरफ भी जाऊंगा। और संख्या को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। देखो 2 का ये वाला, उसको अवरोही क्रम में आप व्यवस्थित कर लेंगे।
ये छोटे सवाल आप कर ही लोगे, कराने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखो, कभी ये कन्फ्यूजन होता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये आप जितने भी सीटेट के एग्ज़ाम होते हैं वर्ग 3 में, इससे रिलेटेड एक सवाल तो 100% आता है। सीटेट में तो 100% ही आता है, एमपी टेट में भी। तो उसको ध्यान से ये देखेंगे। 100 क्या लिखेंगे? 100। 100 का मतलब क्या होता है? 100 हो गया ये। इसको क्या लिखेंगे अपन? 100 को क्या ले सकते हैं? इसको क्या बोलेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा बोलेंगे। तो इसको क्या बोलते हैं? इकाई, दहाई। तो देखो, इसको क्या बोल सकते हैं? 10 क्या बोल सकते हैं? दहाई। क्या बोल सकते हैं? दहाई। दहाई को बोलेंगे 10 इंटू इकाई और दहाई। क्या आएगा यहाँ? कर देंगे तो कितना आ जाएगा? ये 100 हो रहा है। इकाई, दहाई। 10 में क्या कर देंगे? 10 इंटू दहाई को क्या बोलते हैं? यस। जैसे कि मैं ये कहूँ, इसको क्या बोलते हैं? इकाई। इसको क्या बोलते हैं? दहाई। इसको क्या बोलते हैं? सैकड़ा। समझ में आ रहा होगा। अब देखो, इस तरह से 1000 को क्या बोलते हैं? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। क्या हो गया? 1000। 1000 को अपन क्या क्या बोल सकते हैं? 10, 100 बोल सकते हैं। कैसे बोल सकते हैं? 10 को यहाँ लिख सकते हो। 100 का मतलब क्या होता है? सैकड़ा। 100 का मतलब क्या होता है? यहाँ 100। इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 1000। फिर क्या करेंगे? देखो, इसको क्या लिखा है? 100 दहाइयाँ। 100 इंटू दहाई का मतलब कितना होता है? 10। तो क्या हो जाएगा? ये 1000। ये समझ में आ रहा होगा। तो 1000 को अपन किस तरीके से लिखे? अगर एग्जाम में इस तरह से बहुत सारे कन्फ्यूजन हो जाते हैं, इस तरह से अपन इसको देखेंगे। 10 दहाइयाँ भी बोल सकते हैं, 10 100 भी बोल सकते हैं। अब 1 लाख को क्या बोल सकते हैं? 100 हज़ार भी बोल सकते हैं, और 1000 100 भी बोल सकते हैं। इससे 1 करोड़ को भी बोल सकते हैं। इस तरह से इसको अपन कर सकते हैं। अब देखो, पूर्ववर्ती और परवर्ती क्या है? ये एमपी टेट, सी टेट में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। और मैंने पहले ही बता चुका हूँ, मैं किसी एक एग्ज़ाम को टारगेट लेके नहीं है ये क्लास नहीं बना रहा हूँ। मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ वो सारे एग्ज़ामों को टारगेट लेके ये मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ। इसमें आप लो लेवल से, मैं लो लेवल से हाई लेवल तक ले जाऊँगा। आपको हाई लेवल के भी क्लास, कैट लेवल के और एसएससी मेंस तक के भी और सीडीएस के भी सवाल इसमें कराऊंगा मैं आपको। तो मैं पहले कह रहा हूं कि आपको ये लो लेवल से हाई लेवल तक ले जाऊंगा। तो देखो, पूर्ववर्ती और परवर्ती। पूर्ववर्ती को क्या बोलते हैं? सक्सेसर, सक्सेशन मीन्स, ठीक है। और देखो, पूर्ववर्ती को क्या बोलते हैं? प्रेडेसर बोलते हैं, नंबर बोलते हैं। और परवर्ती को क्या बोलते हैं? परवर्ती को सक्सेसर नंबर बोलते हैं। परवर्ती का दूसरा नाम क्या है? अनुवर्ती भी बोलते हैं। देखो, परवर्ती का कभी कभी क्या होता है? परवर्ती अगर अनुवर्ती भी संख्या जाए, अनुवर्ती या उत्तरवर्ती, क्या बोलते हैं? उत्तरवर्ती, अनुवर्ती, उत्तरवर्ती। देखो, परवर्ती के 2 नाम और होते हैं, अनुवर्ती और उत्तरवर्ती। तो इसको भी अपन देख लेते हैं। पूर्ववर्ती संख्या क्या होती हैं? पूर्ववर्ती संख्या वो होती हैं, जैसे पूर्ववर्ती संख्या है, इसमें क्या लिख देता हूँ मैं? 16 संख्या की अगर मैं ये कहूँ कि पूर्ववर्ती संख्या कैसे ज्ञात करें अपन? 16 संख्या है, पूर्ववर्ती कैसे ज्ञात करेंगे? तो पूर्ववर्ती का मतलब होता है
क्या होता है, क्या होता है, पूर्ववर्ती संख्या है। पूर्ववर्ती संख्या क्या होता है, किसी भी संख्या के पूर्व में अर्थात पहले आने वाली संख्या मूल संख्या की पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है। इसकी गणना दी गई संख्या में से एक घटाकर की जाती है। तो जैसे कि मैं इसका क्या ज्ञात करूं, पूर्ववर्ती ज्ञात करूंगा। पूर्ववर्ती ज्ञात कैसे करेंगे, इसको क्या करेंगे अपन, एक माइनस कर देंगे। अगर मैं ये कहूँ देखो 15, 16, 17, 18, 19, 20, ये कोई मैंने क्या लिख ली है, संख्या लिख ली है, ठीक है। अब मैं ये कोई संख्या इंडिकेट करता हूँ, ये क्या 18 ले ली। अगर मैं ये कहूँ पूर्ववर्ती, अगर मैं पूर्ववर्ती कहूँ तो इसके कौन से साइड में लेंगे, ये कौन से साइड है, ये लेफ्ट और ये राइट, इसको क्या बोलेंगे, दायां, इसको बोलेंगे बायां। अब देखो अगर मैं ये कहूँ 18 कोई अंक है, इसका पूर्ववर्ती और परवर्ती क्या होगा। पूर्ववर्ती लेफ्ट साइड की कोई संख्या जो लेफ्ट से पहले अपन छोड़ के आ रहे हैं, जो 18 का लेफ्ट साइड में कौन सी संख्या है, ये है, तो ये कौन सी कहलाएगी, पूर्ववर्ती। और ये क्या हो जाएगी, अपवर्ती। क्या बोलेंगे इसको, पूर्ववर्ती। दूसरा नाम क्या है, परवर्ती। क्या बोलेंगे, परवर्ती। और दूसरा एक और नाम क्या है इसका, अनुवर्ती। और एक और नाम क्या है उसका, उत्तरवर्ती। ये हो गए। तो ये संख्या इधर साइड की क्या बोलेंगे अपन, परवर्ती, अनुवर्ती, उत्तरवर्ती भी बोलेंगे और उसको पूर्ववर्ती बोलेंगे। प्रेडेसर बोलेंगे इसको, पूर्ववर्ती को प्रेडेसर बोलेंगे। यहाँ पर उसमें देखो लिखा हुआ है बोर्ड पे। और इसको क्या बोलेंगे, सक्सेसर बोलेंगे। इंग्लिश में एक ही नाम है, हिंदी में लेकिन यहाँ पर कुछ चेंज हो जाते हैं, हिंदी में कभी कभी कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो हमें एग्जाम में सबसे पहले क्वेश्चन जाने से पहले इंग्लिश का जो क्वेश्चन है पहले इंग्लिश में पढ़ लें। इंग्लिश अगर हिंदी में समझ में आ रहा तो इंग्लिश को क्वेश्चन को पढ़ लें, इंग्लिश से अपन को समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से अपन ज्ञात कर सकेंगे 18। अब देखो इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे निकालेंगे। अगर ये तो अपने संख्या लिख ली, अब मैं कहूँ 18 है, इसमें माइनस के 1 कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, पूर्ववर्ती आ जाएगा। अगर 18 में प्लस 1 कर दूंगा 19 तो क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, परवर्ती, अनुवर्ती या उत्तरवर्ती आ जाएगा। इस तरह से अपन इसको ज्ञात करेंगे। अब देखो ये थोड़े से कथन है, इसके भी तरफ अपन ध्यान दे लेते हैं। ये अक्सर इस टाइप के क्वेश्चन अपने एमपी टेट में भी आ जाते हैं। तो पहले ही बता रहा हूँ, इसमें सभी एग्जामों को टारगेट लेके बना रहा हूँ। आपको जिससे संबंध सिलेबस से आप जो टॉपिक आपको मैच कर रहे हैं वो चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। तो देखो बोर्ड पर दिखा है, सबसे पहला क्या ऑप्शन क्या कह रहा है, सबसे पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, देखो यहाँ से दे देते हैं नंबर 1, क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं। तो देखो सबसे पहले नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या को पढ़े किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से करते हैं। इसमें क्या होता है 1 2 3 4 5 डैश 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 इनफाइनाइट तक, अनंत तक। और होल नंबर बोलते हैं इसको। पूर्ण संख्या को क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या को होल नंबर बोलते हैं। ये इसमें क्या जीरो सम्मिलित कर लेते हैं, ये इनफाइनाइट तक। अब देखो कथन क्या कह रहा है, फर्स्ट कथन क्या कह रहा है, पहले को देखो, क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं, सभी प्राकृतिक संख्याएं। देखो 1 इसमें आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, 5 आ रहा है। तो अपन क्या कर सकते हैं, ये सत्य है, यह सत्य है। क्या है, सत्य है कि सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। अब दूसरा कथन देखो, दूसरा कथन क्या कह रहा है, क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं भी हैं, क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं भी हैं। देखो सभी पूर्ण संख्याएं, सभी पूर्ण संख्या कौन सी है, पूर्ण संख्या तो जीरो भी है। जीरो क्या होती है, जीरो प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, जीरो प्राकृतिक संख्या
नहीं होती है। क्या होती है? प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। तो यहाँ से क्या क्वेश्चन उठ गया कि जीरो प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। तो अपन ये क्या कहेंगे कि सभी प्राकृतिक संख्या हैं। देखो जीरो प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, तो ये क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या होती है, तो अपन क्या कह सकते हैं? सभी पूर्ण संख्या हैं, प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि जीरो सम्मिलित प्राकृतिक संख्या में सम्मिलित नहीं होता है। तो ये कथन क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। ये तो अपन क्या कहेंगे कि क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं होती हैं? तो अपना कथन होगा सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती है। ऐसा आवश्यक नहीं है। अगर जीरो को हटा दिया जाए तो कह सकते हैं कि सभी, जीरो को अगर इसमें जीरो के अलावा सभी क्या होती है? सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती हैं। अगर जीरो क्या होती है तो अपन ये कथन नहीं कह सकते कि सभी पूर्ण संख्या हैं। तो यहाँ पर अब देखो तीसरा वाला क्या ऑप्शन कह रहा है यहाँ से? अब तीसरे कथन की तरफ चलते हैं। अब स्लो क्लास चलेंगे, ज़रूरी नहीं है। और मैं अभी रेलवे की एग्ज़ाम की जो घोषणा हो चुकी हैं और एसएससी के लिए भी, तो रेलवे की तो लगभग एग्ज़ाम होने वाले हैं, कभी अभी डेट आने वाली है, तो उसके लिए भी मैं पूरा मैथ पढ़ाऊँगा। जेल प्रहरी एमपी में, उसके लिए भी मैं पूरा मैथ चलेगा। तो देखो इसको देखो, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? तीसरा क्या कह रहा है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? पूर्ण संख्या मैंने बताया थे 0, 1, 2, 3, 4, 5। अब देखो क्या कह, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? सबसे छोटी संख्या कौन सी है? छोटी ये है। अपना आंसर कौन सा होगा? 0 आंसर हो जाएगा। सबसे छोटी संख्या कौन सी? 0। अब चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है? सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन सी है? देखो सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी क्या कहते हैं? ज्ञात नहीं की जा सकती। ज्ञात नहीं की जा सकती। क्या बोलेंगे अपन? सबसे बड़ी पूर्ण संख्या ज्ञात नहीं की जा सकती, क्योंकि इनफाइनाइट अनंत तक जा रही है। तो उसकी क्या कह सकते हैं? इसका आंसर क्या हुआ? ज्ञात नहीं की जा सकती। छोटी तो अपन को पता है 0 है, लेकिन बड़ी ज्ञात नहीं की जा सकती। इसी तरह अगर मैं ये कहूँ प्राकृतिक संख्या वाला अगर ऑप्शन एक और इसमें 5 दिया रहता, 5 में क्या छोटी, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है? तो देखो n, ये क्या नेचुरल नंबर है। अगर छोटा नेचुरल नंबर कौन सा है? सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कितना है? 1 है। और बिगेस्ट नेचुरल नंबर क्या है? पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्या है? पॉसिबल नहीं है, ज्ञात नहीं की जा सकती। ठीक है, तो पॉसिबल नहीं है, ज्ञात नहीं किया जा सकता, इसके बारे में अपन को कुछ भी नहीं पता है। तो इस तरह से अपन इसको कर सकते हैं। अब देखो ये जो पॉइंट है ना, इनको देखते हैं अपन। निम्नलिखित कथनों में कौन से कथन सत्य हैं और कौन से कथन असत्य हैं? तो सबसे पहले अपना ले लेते हैं ए वाला ऑप्शन, देख लेते हैं अपन। देखो यहाँ से देख लेते हैं ए वाला क्या कथन कह रहा है। निम्नलिखित देखो, शून्य सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। क्या है? सत्य है असत्य है? देखो प्राकृतिक संख्या में पहले ही बता चुका हूँ, 1, 2, 3, 4 डैश इनफाइनाइट तक जाती है। इट्स कॉल्ड द नेचुरल नंबर। इसको डिनोट करते हैं, इसका नोटेशन है एन से डिनोट करते हैं। तो एन मीन्स नेचुरल नंबर। तो देखो शून्य सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, इसमें शून्य होता ही नहीं है, शून्य होता ही नहीं है। ठीक है, शून्य हुआ तो क्या हो जाएगी? होल नंबर यानी पूर्ण संख्या हो जाएगी। तो कौन सा हुआ ये? असत्य। 0 क्या है? 0 शून्य सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या नहीं है। कौन सी है सबसे छोटी प्राकृतिक? छोटी कौन सी है? 1 संख्या है। प्राकृतिक में सबसे छोटी संख्या कौन सी है? छोटी 1 है। ठीक है, में से पहले, और बड़ी कोई संख्या ज्ञात नहीं की जा सकती। अब देखो बी वाला ऑप्शन क्या कह रहा है, बी वाले की तरफ चलते हैं। बी वाला क्या कह रहा है? 400 और 399 का पूर्ववर्ती है। 400 देखो
क्या कह रहा है 400। संख्या 399 की 399 को लिख लो। इसका क्या कह रहा है, पूर्ववर्ती कह रहा है। पूर्ववर्ती मैंने क्या कहा था, किससे ज्ञात करेंगे, इसका पूर्व माने पहले का। पूर्ववर्ती कैसे करेंगे, इसमें माइनस का 1 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा ये, जैसे कि माइनस का 1 कर दो, 8 9 3। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 400 संख्या 3 का पूर्ववर्ती है, नहीं है। 399 में अपन क्या कर देंगे, 1 जोड़ देंगे तो क्या क्या प्राप्त हो जाएगी, ये परवर्ती संख्या या अनुवर्ती या उत्तरवर्ती। तो क्या बोलेंगे, परवर्ती संख्या। तो कितना हो जाएगी ये 400। तो बी क्या हो जाएगा, ये असत्य हो जाएगा, क्योंकि 400 होनी चाहिए लेकिन 400 अपन को प्राप्त नहीं हो रही है, तो क्या हो जाएगा, ये असत्य हो जाएगा। लेकिन सत्य क्या चीज़ थी, अगर इसको यही चेंज कर दिया था, 400 संख्या 399 क्या है, 99 की क्या है, परवर्ती संख्या है। संख्या 400 संख्या, अगर इसको ऐसे लिख दिया 400 संख्या 399 का अपवर्ती या अनुवर्ती या उत्तरवर्ती है, तो ये क्या होती है, ये सत्य होता। इस तरह से लिखा होता तो क्या होता, ये सत्य होता। तो बी वाला भी हो गया। अब सी वाले ऑप्शन की तरफ चलते हैं। सी क्या कह रहा है अपना, देखो सी वाले की तरफ चलते हैं। चलो मैं इंक भर लेता हूँ थोड़ा सा। देखो सी वाला क्वेश्चन क्या कहता है, शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या होल नंबर W से रिप्रेजेंट करते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट तक। सबसे छोटी संख्या क्या है, शून्य है। तो कौन, ये कथन क्या है, सत्य है। अब डी की तरफ चलते हैं। डी क्या कहता है, 599 का परवर्ती है। देखो 599 का परवर्ती ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं अपन, 1 जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, ये 600। तो इसको क्या बोलेंगे, परवर्ती संख्या। क्या बोलेंगे, परवर्ती संख्या, सॉरी क्या बोलेंगे, 600 आ जाएगा। 600 किसकी संख्या है, 599 की परवर्ती संख्या कितनी है, 600। 600 संख्या क्या है, 599 का परवर्ती है, तो एक कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सत्य। क्या बोलेंगे इसको, ये कथन क्या है अपना, सत्य है। तो डी वाला अपना कौन सा कथन हो जाएगा, सत्य है। अब डी ई को देखो, चलो अपने पास जगह है अभी, ई वाले को देख लेते हैं। ई वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको ध्यान से देखो। ई वाला कह रहा है सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हैं। सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या हैं। सभी पूर्ण संख्या हैं तो असत्य हो जाएगा ये। मैंने इससे पहले ही बता चुका हूँ कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं, सॉरी क्या होता है, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं, सत्य है ये। तो क्या है, सत्य है। ये वाला सभी प्राकृतिक संख्याएं, देखो प्राकृतिक संख्या को क्या बोलते हैं, 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट तक। उसको क्या होल नंबर पूर्ण संख्या से 0 को सम्मिलित कर लेते हैं इनफाइनाइट तक। तो अपन क्या कह सकते हैं, सभी नेचुरल नंबर क्या होती हैं, होल नंबर होती हैं। लेकिन सभी होल नंबर नेचुरल नंबर हो ऐसा ज़रूरी नहीं, क्योंकि 0
क्या नेचुरल नंबर नहीं है, ये क्या जीरो नेचुरल नंबर नहीं है, ये सारी चीज़ें क्या है होल नंबर हैं। तो क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। अब क्या ऐप की तरफ देख लेते हैं। ऐप वाला ऑप्शन क्या कह रहा है, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या हैं, सभी पूर्ण संख्याएं। देखो यहाँ क्या सभी पूर्ण संख्याएं जीरो, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, क्योंकि जीरो क्या होती है, नेचुरल नंबर नहीं होती है। प्राकृतिक संख्या में जीरो सम्मिलित नहीं होता है, तो सभी क्या कर सकते हैं, सभी संख्याएं नहीं हो सकती। कुछ संख्याएं हो सकती है नेचुरल नंबर, जैसे 1 2 3 4 नेचुरल नंबर होती है, नहीं सभी नहीं होती। अगर सभी क्वेश्चन आ गया इसमें क्या आ गया, सभी पूर्ण संख्याएं, इसमें सभी एक शब्द को जोड़ दिया है। क्या जोड़ दिया, सभी शब्द को। ऐप में क्या जोड़ दिया, सभी शब्द को जोड़ दिया, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत है। अब देखो कौन सा ऑप्शन है और रह गया अपना जी वाला। कौन सा वाला, जी वाले को देखते हैं अपन। देखो जी वाला क्या कह रहा है, इसको ध्यान से पढ़ो। 2 अंकों की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती 1 अंक की संख्या कभी नहीं हो सकती है। अब इसको सत्य है असत्य है। अगर अपन को इसको असत्य करना है तो उसको सिद्ध करना पड़ेगा कि किस तरह से असत्य है। अगर सत्य है तो उसको ये भी प्रूव करना पड़ेगा हर कंडीशन में ये सत्य है। तो देखो इसको अपन पहले तो 2 अंकों की ऐसी संख्या ले लेते हैं, जैसे 2 अंकों की क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, 2 अंकों की पूर्ण संख्या। 2 अंकों की पूर्ण संख्या क्या हो गई, 10 हो गई। इसका पूर्ववर्ती निकालो। पूर्ववर्ती कैसे निकालेंगे, 10 माइनस 1 बराबर क्या हो गया, ये क्या अंकों की हो गई, 2 अंकों की संख्या है, 2 अंकों की पूर्ण संख्या है। क्या बोला, 2 अंकों की क्या है, पूर्ण संख्या है। अब ये क्या हो गई, 1 अंक की पूर्ण संख्या। वही अपने क्या निकाला है, इसका पूर्ववर्ती निकाला है। 10 का पूर्ववर्ती कितना है, 9। 10 का पूर्ववर्ती क्या, 9। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 अंकों की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती 1 अंक की संख्या कभी नहीं हो सकती। लेकिन यहाँ तो दिखा रहा है 1 अंक की संख्या हो सकती है, तो एक ऑप्शन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा अपना, असत्य हो जाएगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्या हो जाएगा, कभी एक संख्या नहीं हो सकती। यहाँ तो 1 आ गई, तो ये भी हो सकती है। कोई भी 2 अंकों की पूर्ण संख्या क्या होती है, 1 अंक की भी हो सकती है। अब देखो एच वाला, एच वाले को ऑप्शन को देखो। एच वाला ऑप्शन क्या कह रहा है, एच वाला ऑप्शन को देखो। एच वाला ऑप्शन 1 से छोटी पूर्ण संख्या है, 1 सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। देखो पूर्ण संख्या मैं बता चुका हूँ, डब्ल्यू से करते हैं पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 5 डेट एस इन्फिनिट। तो क्या क्या लिखा है यहाँ, एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। छोटी पूर्ण संख्या 0 है, 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। जबकि क्वेश्चन में क्या दिया है, एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। तो क्या ऐसा हो जाएगा, ये अपना असत्य हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। अब देखें के वाले ऑप्शन पर चलते हैं। के वाला ऑप्शन को ध्यान से पढ़ो, बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है। के क्या कह रहा है, पूर्ण संख्या 13, पूर्ण संख्या 13 संख्याओं 11 और 12 के बीच में स्थित है। देखो पूर्ण संख्या 13, अब देख क्या कह रहा है, 11 है। पहले तो यहाँ संख्या लिख लो, 11 12 13। किस संख्याओं का जिक्र हो रहा है, 3 संख्या का जिक्र हो रहा है, 11 12 13। अब देखो स्टेटमेंट को पढ़ो। स्टेटमेंट कथन क्या कह रहा है कि पूर्ण संख्या 13, कोई एक संख्या 13 है, 11 12 के बीच में, 11 और 12 के बीच में कहाँ स्थित है ही नहीं। किसके बीच में स्थित है, 11 13 के बीच में क्या स्थित है, 12 है। तो ये कथन क्या हो जाएगा, असत्य। के वाला था। अब आई वाला देख लेते हैं, वो सॉरी एल वाला।
एल वाला देख लेते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। मैं आशा करता हूँ यहाँ तक समझ में आ रहा होगा आपको। कोई दिक्कत हो तो कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा आप, तो आपको डाउट क्लियर कर देंगे। ये एमपी टेट में, सी टेट में अक्सर इस टाइप के क्वेश्चन कथन आ जाते हैं। देखो तो यहाँ दिया है, एल वाले को देख लेते हैं अपन। एल वाला क्या ऑप्शन कह रहा है, देखो एल वाला ऑप्शन क्या कह रहा है। एल वाला क्या क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्ण संख्या जीरो का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। पूर्ण संख्या, मैंने क्या किया, पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 5 कहाँ तक जाएगा, अनंत तक। अब यहाँ किस पर कह रहा है कि पूर्ण संख्या, देखो एल, पहले तो कथन को पढ़ो। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या क्या आ गई, 0। 0 क्या है, पूर्ण संख्या 0 का कोई पूर्ववर्ती, अब ये 0 है। 0 का क्या करेंगे, पूर्ववर्ती। 0 का पूर्ववर्ती क्या होता है, 0 का अपवर्ती। देखो इसका परवर्ती या अनुवर्ती या उत्तरवर्ती, तो परवर्ती तो है इसका, कितना है, 1 बराबर 1, ये क्या आ जाएगा, परवर्ती। 0 का अनुवर्ती नहीं है, यानी 0 में से क्या कर देंगे, 0 में से माइनस का 1 कर देंगे, तो माइनस के 1 आती है। माइनस के 1 क्या है, ये क्या पूर्ण संख्या नहीं है, -1 पूर्ण संख्या नहीं है ना। तो ये क्या कथन हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, मतलब सत्य हो जाएगा। क्या सत्य हो जाएगा, संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती, पूर्ण संख्या 1 का कोई, सॉरी, पूर्ण संख्या 0 का कोई क्या होता है, अपने इसमें आई और जे वाले कुछ छूट गए थे। चलो उसको भी देख लेते हैं, पहले तो एल वाले को देख लेते हैं। कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है, तो ये सत्य कथन हो गया। अब देखो आई वाले को देख लेते हैं अपन, आई वाले को छोड़ गए थे, एच आई वाला। प्राकृतिक संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है, तो देखो नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 5। इसका क्या बोलेंगे, पूर्ववर्ती। 1 -1 करते हैं तो कितना आएगा, 0। 0 नेचुरल संख्या नहीं होती है, तो इसका क्या हो जाएगा, कोई भी पूर्ववर्ती नहीं होता। परवर्ती या क्या बोले, परवर्ती, उत्तरवर्ती या अनुवर्ती संख्या तो इसकी होगी, पूर्ववर्ती नहीं होगा, तो कथन क्या हो जाएगा, ये सत्य हो जाएगा। अब देखो ऐसे आई जे का देखो, जे क्या कहता है, जे वाला पूर्ण संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। देखो पूर्ण संख्या 1 का, पूर्ण संख्या देख ले, तो पूर्ण संख्या क्या बोलते हैं, W। 0 सम्मिलित कर लेते हैं, 2 3 4 इन्फिनिट। अब देखो स्टेटमेंट क्या कह रहा है, फिर कुछ ध्यान से देखो। संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है, संख्या 1 है, 1 में पूर्ववर्ती कैसे ज्ञात करते हैं, माइनस के 1 के घटा के 0, तो ये क्या हो गई, ये पूर्ण संख्या प्राप्त हो गई। तो अपन इसको करके देखा तो ये 0 हो रही है, लेकिन स्टेटमेंट कह रहा नहीं होती, तो क्या हो जाएगा, असत्य। ये क्या है, असत्य कथन है। सत्य कथन क्या है, पूर्ण संख्या है। ये सत्य कथन है कि उसका पूर्ववर्ती क्या होता है। इसमें क्या देख, कोई 1 का पूर्ववर्ती नहीं होता, पूर्ण संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, लेकिन होता है, क्या होता है, पूर्ववर्ती होता है, 0 होता है। तो ये कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। अब यहाँ तक कोई कहाँ तक हो गए थे, के एल तक हो गए, एम तक हो, एम वाला देख लेते हैं। अब एम वाले को, चलो इसको इरेज कर देते हैं, एम वाले को देख लेते हैं। देखो एम वाले को देखो, एम वाला क्या कह रहा है, तो देखो एम को देखो,
दो अंकों की संख्या का परवर्ती सदैव दो अंकों की संख्या होती है। क्या सत्य है या असत्य है, इसको देखते हैं अपन। दो अंकों की संख्या, देखो यहाँ से देख लेते हैं अपन एम वाले। अपन स्लो स्लो चलाएंगे, बहुत कंसेप्ट क्लियर को चलाएंगे, जिससे आगे आने वाली कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि इससे अपन और भी सवाल करेंगे। दो अंकों की संख्या का परवर्ती सदैव दो अंकों की एक संख्या होती है। दो अंकों की संख्या, देखो यहाँ क्या देखेंगे, दो अंकों की संख्या, दो अंकों की संख्या का परवर्ती सदैव दो अंक की संख्या होती है। तो देखो 99 ले लेते हैं, ये क्या है, दो अंकों की पूर्ण संख्या हो गई। दो अंकों की क्या हो गई, पूर्ण संख्या हो गई। फिर क्या कह रहा है, परवर्ती। परवर्ती कैसे ज्ञात करते हैं, 99 में +1 का जोड़ दो, क्या हो जाएगा 100। तो क्या कर, सदैव दो अंक की संख्या प्राप्त होती है, सदैव नहीं होती। ये कितनी आ गई, 3 अंकों की संख्या हो गई, 3 अंकों की संख्या हो गई, 3 अंकों की, ये क्या हो गई, 3 अंकों की संख्या हो गई। तो 3 अंकों की संख्या हो गई, तो ये कथन क्या हो गया, अपना असत्य हो गया। अपने क्या कर दिया, इस कथन को असत्य कर दिया। देखो कथन में क्या कह रहा था, दो अंकों की संख्या का परवर्ती, दो अंकों की अपने एक ले ली 99, इसका पूर्ववर्ती निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 99 का उत्तरवर्ती कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। परवर्ती उत्तरवर्ती एक ही चीज़ होता है, कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो ये कितनी हो गई, 3 अंकों की हो गई। तो ये कथन क्या हो गया, असत्य। यानी एम का जो कथन था वो अपन ने क्या कर दिया, असत्य कर दिया। अपन ने क्या कर दिया, असत्य हो गया वो। तो ये अपने यहाँ तक ये कथन हो गए थे। चलो और भी देख लेते हैं कुछ। देखो बोर्ड पर ये देखो गुणनखंडों की संख्या, और ये इसके बारे में देखेंगे संख्या क्या होती है, गुणनखंडों की संख्या। तो सबसे पहले देखो गुणनखंड के बारे में, फैक्टर के बारे में, फैक्टर होते क्या हैं, गुणनखंड होते क्या हैं। देखो यहाँ देख लेते हैं अपन गुणनखंड, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टर। फैक्टर क्या होते हैं वो अपन देख लेते हैं। तो देखो कोई भी संख्या के फैक्टर हैं, अपन किस तरह से अपन ज्ञात करते हैं वो देख लेते हैं। जैसे कि 12 है, 12 के फैक्टर अपन ज्ञात करना है, कितने फैक्टर हैं। तो देखो फैक्टराइजेशन का ये तरीका है, 2 का भाग देंगे 6 में गया, 2 का फिर भाग देंगे 3 में गया, 3 का भाग देंगे तो 1 में गया। अब देखो इसके अपन ने गुणनखंड कैसे लिखेंगे, कितने गुणनखंड होते हैं, तो वो सबसे पहले अपन देखेंगे गुणनखंड कितने होते हैं। तो देखो सबसे पहले एक गुणनखंड तो 1 हो गया अपना, ये फिर एक क्या हो गया, 1 से यहाँ से कैसे करते हैं 3 हो गया, ठीक है। 3 से क्या हो गया यहाँ 6 हो गया, 6 से फिर एक यहाँ से ले लो, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 2 का 2 में क्या करेंगे, गुणा कर देंगे तो 4 हो जाएगा, और फिर क्या आ जाएगा 12। पहले तो 1 लेंगे, 3 लेंगे, 3 दूनी 6, ठीक है। तो देखो 1 3 6 और 12, ये तो गुणनखंड होते ही हैं। देखो दोबारा से समझाता हूँ मैं आपको, स्लो स्लो चलाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सभी को टारगेट एग्जाम को लेके मैंने टारगेट किया। तो 12, 2 का भाग देंगे, फिर उसमें 2 का भाग देंगे 3, 3 का भाग देंगे 1। तो इस तरह का अगर क्वेश्चन आए गुणनखंड कैसे लिखेंगे अपन, तो गुणनखंड कैसे लिखेंगे, फैक्टर कैसे करेंगे, इसको देखो। तो देखो सबसे पहले अपन लिख लेंगे 1 को लिख लिया, फिर 3 को लिख लिया, फिर 6 को लिख लिया, फिर 12 को लिख लिया। ये तो हर कंडीशन अब अपन को करना है। ये तो क्या होते हैं गुणनखंड हो ही गए, 1 2 3 4।
आप देखते हैं इनको कैसे अपन लिखेंगे। पहले एक इसमें 3 आ गया है तो ये 3 नहीं लिखेंगे, चलो 2 इसमें नहीं आया है, 2 लिख देंगे। अब देखो इसमें 2 का गुणा कर दो, इसका 2 गुणा 2, 4 इनमें आया नहीं आया तो 4 लिख लेंगे। अब फिर देखो 3 और 2 का गुणा कर दो, 3 गुणा 2 बराबर 6, 6 ले लिया है तो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6। तो गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई, फैक्टर की संख्या, नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो गए, नंबर्स ऑफ फैक्टर कितने हो गए 6। गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई 6। इस तरह से अपन गुणनखंड करते हैं। तो गुणनखंड होते क्या है, इस तरह से अपन इसको गुणनखंड करते हैं। ये क्या बोलते हैं, गुणनखंड बोलते हैं, किसी संख्या का गुणनखंड इस तरह से। और गुणनखंडों की खासियत क्या रहती है, जैसे कि कोई संख्या में 12, गुणनखंड की क्या रहती है 12 है। 12 के गुणनखंड कितने किए थे अपन ने, 1 किया था, 2 किए थे, 3 किए थे, 4 थे, 6 थे और 12 थे। तो देखो इनमें 12 में क्या गुणनखंड की खासियत क्या रहती है, एक प्रॉपर्टी रहती है, एक का भी पूरा भाग जा रहा है। 12 में अगर एक ये संख्या पूरी कटनी चाहिए। 12 के गुणनखंड कभी कहलाते हैं जब वो संख्या क्या है, वो उस गुणनखंड से पूरी कट रही हो। 2 से भी इसको डिवाइड करेंगे तो 2 का भी भाग जा रहा है, 3 का भी 12 में भाग जा रहा है, 6 का भी भाग जा रहा है और 12 का भी भाग जा रहा है। तो अपन क्या कहेंगे, ये संख्या किससे होगी। और हमेशा इसके गुणनखंड क्या होंगे, जो गुणनखंड होंगे 12 से 12 के, देखो जो गुणनखंडों की संख्या होगी ना, वो संख्या क्या हो सकती है, 12 से क्या होंगी, वो सारी संख्या कितनी होंगी, छोटी होंगी। क्या होंगी वो संख्या है, छोटी होंगी, सॉरी जो गुणनखंड जो होंगे ना, वो संख्या क्या होगी, गुणनखंड क्या होंगे, वो 12 से छोटे होंगे और 12 भी हो सकते हैं। गुणनखंड 12 भी होगा और 12 से छोटी संख्या होंगी। अगर मैं ये कहूँ 12 का गुणनखंड क्या है 24, ये नहीं हो सकता, क्योंकि अपने क्या हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, 24 बड़ा है। अपन को कौन सी कंडीशन पड़ी थी, 12 से बड़ा है, बराबर है, तो इसकी संख्या इससे बड़ी नहीं जा सकती। क्या बोल सकते हैं, गुणनखंड जो होते हैं ना, वो 12 से छोटे ही रहते हैं। किसी भी संख्या के उसके गुणनखंड क्या होंगे, उससे छोटे ही रहेंगे। ठीक है, तो ये होते हैं अपना गुणनखंड होते हैं। इसी तरह से ये गुणनखंड देखो, मैंने जो गुणनखंड इस टेबल में दिखाए हुए हैं, गुणनखंडों की संख्या लिखी हुई है और गुणनखंडों की गुणनखंड लिखे हैं और संख्या लिखी है। इस तरह से अपन इसको कर सकते हैं। अब ये देखो, अब ये देखो, ये संख्या है, इसमें क्या ज्ञात करना है अपन को, भाज्य और अभाज्य संख्याएं वाली सिस्टम है ये। कौन सी संख्या भाज्य है, कौन सी संख्या अभाज्य है, वो चेक करना है। तो देखो यहाँ पर गोला क्या इंडिकेट करते हैं, क्या करते हैं, अभाज्य संख्या है, और क्रॉस क्या इंडिकेट करता है, यहाँ भाज्य है। ठीक है ना, क्या कर रहा है इंडिकेट, भाज्य है। अब देखो अपन को क्रॉस कैसे लगाने हैं इन पे, जैसे कि मैं ये कहूँ 1 2 3 4, सॉरी यहाँ पर क्या है, चलो इसको छोटा कर देते हैं अपन। अब देखो, अगर मैं इस तरह से कहूँ इसको 5 6 100 तक की अपन ने गिनती करनी है, कितनी भाज्य है कितनी अभाज्य संख्या है। तो देखो पहले एक क्या है, एक ना तो भाज्य है ना अभाज्य संख्या है, तो ये कौन सी है, ना भाज्य ना अभाज्य, एक को अपन हटा देते हैं। अब गोला क्या करते हैं, अभाज्य संख्या को, अब 2 का देखो, 2 के गुणनखंड कितने हैं, मैंने भाज्य की क्या संख्या बताई थी, अभाज्य की, जिसके 2 गुणनखंड हो, इसके क्या 2 फैक्टर हैं, 1, 2।
तो ये कौन सी हो गई, ये संख्या कौन सी हो गई अपनी, अभाज्य संख्या हो गई। अब 2 के मल्टीपल होंगे, जैसे 2, 2 गुणा 2, 2, 4, 2 का मल्टीपल होगा 6। ये संख्या क्या होंगी, सब भाज्य होंगी। कोई भी संख्या क्या होती है, भाज्य। उस कोई भी अगर मल्टीपल मिल गया एक के अलावा, कोई दूसरी संख्या का अगर मल्टीपल मिल गई तो वह संख्या क्या हो जाएगी, भाज्य हो जाएगी। जैसे कि 2 का मल्टीपल वो काट दो, 4, 6, उसके बाद 8 कैंसिल हो जाएगी, उसके बाद क्या आ जाएगी, 10 कैंसिल हो जाएगी, है ना। इस तरह से अपन कैंसिल हो जाएंगे ये संख्या। इसी तरह से अपन देखो 3 का, देखो 3 क्या है, भाज्य है, वो सॉरी अभाज्य संख्या है। और 3 की मल्टीपल क्या होंगी, भाज्य होंगी। 3 की मल्टीपल क्या होंगी, वो संख्या सभी भाज्य होंगी। तो 3 का मल्टीपल देखो, 3 का मल्टीपल क्या आएगी, 3 दूनी 6, 3 का 9। देखो यहाँ पर 9 भी कैंसिल हो जाएगा, और 3 × 4 = 12, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। ये कौन सी हो जाएंगी, भाज्य। इस तरह से अपन काटते काटते जाएंगे, तो इस तरह से अपन भाज्य और अभाज्य संख्याओं को ज्ञात कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं, भूल नहीं सकते, ठीक है। इसीलिए मैं ये तरीका बता रहा हूँ। और लिखना चाहो तो भाज्य और अभाज्य संख्याओं की अपन काउंटिंग करके इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, कौन सी संख्या भाज्य है, कौन सी अभाज्य है, वो संख्या आ जाते हैं अपनी। अब देखो 1 से 10 तक संख्या लिखेंगे अपन। सॉरी वहाँ पर नहीं दिख रहा है, चलो इधर लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं। 1 से 10 तक संख्याएं कितनी होती हैं, प्राइम नंबर 4 होते हैं। इनमें से गिन के देख लो 1 से 10 तक। तो 1 से 10 तक लिखा हुआ है, गोला कितने पर लगे हुए हैं, 1 से 10 तक कितनी प्राइम नंबर हैं। प्राइम नंबर 1, 2, 3 और 4। तो देखो यहाँ पर गोले से दिख रहा है, जो गोले वाले हैं जो वो क्या इंडिकेट कर रहे हैं, प्राइम नंबर। गोला क्या इंडिकेट कर रहा है, अपने यहाँ लिख देते हैं। गोला क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, प्राइम नंबर को। अपन क्या कह रहे हैं 1 से 10 तक। देखो 1 से 10 तक कितने पे गोले लगे हुए, 1, 2, 3, 4, 4 हो गए। अगर मैं ये कहूँ 1 से 20 तक, 1 से 20 तक प्राइम नंबर कितने होते हैं, 8 होते हैं। गिन लो गोले वहाँ से, 1 से 4 तो वहाँ हो गए, 20 कितने नीचे वाले लाइन में कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 20 में हो गए। तो कितनी संख्या होती हैं, इतने हो गए। इसी तरह मैं ये कहूँ 1 से 20 तक हो गए, 1 से 50 तक, 1 से 50 तक कितने होते हैं, 15। और 1 से 100 तक कितने होते हैं, सारे गोलों को गिन लो अपन। 1 से 100 तक कितने होते हैं, 25। अब गिन के देख लो गोलों को, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो कितने होंगे, 25 ही होंगे, गिन के देख लेना। अब 1 से 2 तक का, 200 तक का वैसे तो पूछा नहीं जाता, फिर भी 200 तक का और लिख लो। कितने होते हैं, 46 होते हैं प्राइम नंबर। और 1 से 1000 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, वो आपको चेक करना, गिन के लाना 1 से 1000 तक, वो आप लिखना। अब देखो यहाँ पर एक कंडीशन दी हुई है, क्या 6n ± 1। कोई भी संख्या अभाज्य संख्या दी हो तो उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। कोई भी प्राइम नंबर हो तो इस फॉर्म में वो लिखी जा सकती है, जैसे कि मैं ये कहूँ कोई संख्या ले लो अपन, क्या प्राइम नंबर इसमें से ले लो, प्राइम नंबर 6 ले लो, वो 7 ले लेते हैं। 7 क्या है, प्राइम नंबर है।
अब देखो 7 को क्या कर सकते हैं अपन, 6 इंटू 1 प्लस 1, 6 प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा 7। तो ये इस फॉर्म में लिख सकते हैं इसको। अब देखो दूसरी संख्या अपन ले लेते हैं, कौन सी ले लेते हैं, कोई भी संख्या ले लो, 11 ले लेते हैं। 11 प्राइम नंबर है। 11 को क्या लिख सकते हैं, देखो 11 को किस तरह से अपन लिख सकते हैं, 10 इंटू 1 प्लस 1 क्या आएगा 11, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अपन कह सकते हैं प्रत्येक प्राइम नंबर क्या होती है, अगर कोई भी प्राइम नंबर होती है तो अपन इस फॉर्मेट में वो संख्या लिखी जा सकती है, 6n प्लस माइनस 1 हो सकती है। अगर जस्ट इसका उल्टा करें कि कोई भी संख्या 6n प्लस 1 के फॉर्म में लिखी जाए तो वो संख्या प्राइम नंबर हो, ये ज़रूरी नहीं है। कभी कभी क्या होगी, वो संख्या इस फॉर्म में तो लिखी जा सकेगी, कभी कभी वो प्राइम नंबर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। और ये रूल क्या होता है, 2 3 और किस पर 2 3 ये क्या 2 3 पर, ये रूल क्या 2 3 पर लागू नहीं होता है। ठीक है, ये अपवाद समझ लो, ये ध्यान रखना, ये नियम क्या होता है 2 3 पर लागू नहीं होता है। अपन ये कह सकते हैं अगर n कोई संख्या प्राइम नंबर है, n कोई संख्या प्राइम नंबर है तो उसको किस फॉर्म में लिखा जा सकता है, 6n प्लस माइनस 1 के फॉर्म में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। तो मैंने क्या लिया था, 11 को लिया था, 11 को क्या कर था 5 इंटू 6 आना चाहिए यहाँ 6, और यहाँ n देखो n कोई प्राइम नंबर है तो इस तरह से अपन लिख सकते हैं। देखो यहाँ तक समझ में आया होगा। जैसे मैं ये कहूँ 35, ये क्या है प्राइम नंबर है, इसको 6n फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, 6 इंटू 6 माइनस के 1 कितना आएगा 35। तो इस तरह से अपन लिख सकते हैं। तो चलो अपन इसको रेज करते हैं और कुछ रूल्स देखते हैं। थोड़ा अपनी क्लास थोड़ी लंबी हो रही है, चलो अगले अपन स्लो चलाएंगे। और भी कुछ चीज़ें, कोई भी टॉपिक कुछ चीज़ छूटनी नहीं चाहिए, अपन को सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ये जो MP टेट के में भी कवर काम में आएगी, C टेट में भी जो मैं करा रहा हूँ ये सारी चीज़ें आएंगी, SSC लेवल में भी इस तरह से अपन आ जाएंगे। तो सबसे पहले अपन आप जीरो पर जिक्र कर लेते हैं, जीरो के बारे में। जीरो क्या है, एक सम संख्या है। सम संख्या क्यों है वो अपन बताएंगे, प्रूफ करके भी सम संख्या है। दूसरा क्या है, जीरो एक परमेय संख्या है, क्या बोल सकते हैं परमेय संख्या भी है। और क्या बोलेंगे, जीरो एक इंटीजर्स नंबर भी है, इंटीजर्स नंबर भी है। ठीक है, जीरो क्या एक सम संख्या है, जीरो एक परमेय संख्या भी बोल सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चनों में आया, ये अपन को याद रखना है और ध्यान भी रखना है। तो जीरो क्या एक सम संख्या भी है, एक परमेय संख्या भी है और इंटीजर्स नंबर भी है। और क्या कह सकते हैं, जीरो ना तो पॉजिटिव है, जीरो ना तो पॉजिटिव है, जीरो ना तो ऋणात्मक है, ये भी इसकी कंडीशन है। जीरो क्या है, एक उदासीन है, जिसको प्लस भी नहीं बोल सकते और वो भी नहीं हो सकते, उदासीन भी बोल सकते हैं। न्यूट्रल बोलते हैं इसको, जिसमें ना तो प्लस है ना धनात्मक है। तो जीरो की ये खासियत है। अगर जीरो सम क्यों होता है, इसका कारण अपन देख लेते हैं।
जीरो का एक सम, जीरो को एक क्या बोलते हैं, समपूर्णांक संख्या भी बोलते हैं। क्या जीरो एक समपूर्णांक भी बोलते हैं, जीरो को क्या बोलते हैं, समपूर्णांक क्या है, संख्या भी है। ये जीरो की खासियत है। अब देखो नेचुरल नंबर में से क्या करते हैं, ये नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर में से क्या करते हैं अपन, इवन नंबर और ऑड नंबर ज्ञात करते हैं। अब देखो ऑड नंबर इवन नंबर, अपन जीरो को सम क्यों मानते हैं वो अपन देखेंगे आगे, प्रॉपर्टी पढ़ेंगे उनमें देखेंगे कैसे मान के चलेंगे। जैसे कि अपन यहाँ से 0, 2, 4, 6, 8, 10, ये क्या है, क्रमागत सम संख्या है, क्रमागत सम संख्या है। तो इनमें डिफरेंस कितने का है, 2 का डिफरेंस है इनमें, 2 का, इनमें 2 का, तो यहाँ भी डिफरेंस कितने का है, 2 का। इसलिए क्या है ये, अब यहाँ से देखो, इसलिए अपन इसको बोल सकते हैं कि जीरो क्या है, एक सम संख्या है। अगर इसके यहाँ भी अपन माइनस की डिफरेंस निकालेंगे ना, डिफरेंस, तो यहाँ से देखो माइनस के 2 का डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा अपना, माइनस के 2, माइनस के 4, इनमें डिफरेंस कितना आ जाएगा 2 का डिफरेंस चल रहा है अपना, इधर पॉजिटिव डिफरेंस, इधर माइनस हो जाएगा। तो ये भी है और प्रॉपर्टी भी है, उसमें भी अपन प्रूफ करेंगे कि जीरो सम होती है या विषम संख्या होती है, वहाँ पर भी अपन इसको प्रूफ करेंगे। अब कुछ थोड़े से प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ लेते हैं, या चलो और भी चीज़ें कुछ। जीरो के बारे में पढ़ लिया, एक के बारे में पढ़ लिया, क्या है एक न तो भाज्य और न अभाज्य है। और ये क्या कह सकते हैं, एक के बारे में और क्या खासियत है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, एक ये खासियत है। जीरो में और लिख लेना, सबसे छोटी, जीरो की क्या खासियत थी, जीरो सबसे छोटा पूर्ण संख्या थी, सबसे छोटी क्या थी, पूर्ण संख्या थी, सबसे छोटी पूर्ण संख्या थी। सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या है, जीरो है। सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या है, 1 है। ये 1 की खासियत है, ठीक है। और अपन, और 2 के बारे में क्या था, 2 क्या है, सम संख्या है। और 2 की क्या खासियत क्या है, और ये कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या है। और क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। और ये क्या करें, मात्र दो ही एक सम अभाज्य संख्या है, मात्र दो ही एक सम अभाज्य संख्या है। ये 2 की खासियत है। देखो 2 की खासियत क्या है, 2 अगर पूछा जाए तो ये सम संख्या भी है, अभाज्य संख्या भी है। अगर ये कहा जाए एक मात्र अभाज्य संख्या सम कौन सी, एक मात्र 2 ही एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो
दो क्या है, एक मात्र एक ऐसी है जो दो ही एक समअभाज्य संख्या है। ये अपन क्वेश्चन में दिया हो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। अगर उसमें सम विषम का नहीं दिया हो तो अपन दो का लगा देंगे। अगर उसमें ये दिया हो सबसे छोटी समअभाज्य संख्या दो है, या अगर ये कहे सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, दो है। अगर उसमें ये कह दिया जाए सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है, तो तीन है। तीन के बारे में क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या है। क्या है ये, अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। फिर क्या कहेंगे, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या भी है तीन। तो ये तीन के बारे में अपन आ गया, एक जीरो के बारे में पढ़ लिया, एक के बारे में पढ़ लिया, तीन के बारे में भी पढ़ लिया। तो तीन क्या है, सबसे तो और इसके क्या टॉपिक रह गया, तो और के बारे में कुछ और पढ़ लेते हैं। देखो, जीरो में किसी भी संख्या का भाग दिया जाए तो क्या प्राप्त होगा, जीरो। जीरो में किसी भी संख्या का पाँच में देखो संख्या जाए तो क्या भागफल क्या बचेगा, जीरो बचेगा। क्यों बचेगा, अगर मैं यहाँ एक लिख दूँ, एक में पाँच का करेंगे तो क्या होगा, ये जीरो नहीं होगा। जीरो में पाँच का भाग दे रहे हैं ना, ऐसी कौन सी संख्या है जो यहाँ से जीरो प्राप्त हो जाए। तो एक ऐसी मात्र एक जीरो ही ऐसी एक संख्या है तो जीरो से जीरो में क्या करेंगे, यहाँ अब ऐसे तो लिखते थे कोई भी संख्या, यहाँ लिखने पर इसका इसमें गुणा कर देते थे। 5 दिया 15, 3 बार गया तो जीरो का जीरो, तो यहाँ जीरो एक, तो यहाँ का जीरो बचेगा। तो एक मात्र जीरो से ही अपनों को यहाँ पर क्या हो रहा है, कोई भी संख्या ले लो, 0 6, तो यहाँ पर जीरो ही रखेंगे। तभी यहाँ क्या है, जीरो में रखेंगे तो जीरो का गुणा किस में करेंगे, जीरो में, तो यहाँ जीरो ज्ञात होगा। ये क्या होगा, जीरो शेषफल, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हमेशा क्या होगा, भागफल। अगर जीरो में 5 का भाग देंगे तो हमेशा कितनी बार बचे जाएगा, 0 बार जाएगा, 0 बार भाग जाएगा, इसको ध्यान रखना। अब देखो जीरो में इसके बारे में क्या समझ सकते हैं, जीरो को जीरो में भाग देंगे। मैं ये कहूँ एक का भी देंगे तो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। फिर मैं ये कहूँ 2 बार भी गया, 2 का जीरो में करेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर भी यहाँ जीरो आ जाएगा। फिर मैं ये कहूँ 3 बार भी रखा तो भी क्या आ जाएगा, यहाँ जीरो आ रहा है। फिर मैं ये कहूँ 4 पे भी जा रहा है, 4 का इसमें करेंगे तो भी जीरो आ जाएगा, तो भी जीरो आएगा। तो मैं ये क्या कह सकता हूँ कि देखो 0/0 पे यहाँ पर क्या आ रहा है, कोई एक चीज़ पर परिभाषित नहीं है। यहाँ पर क्या रहा था, जीरो में अगर मैं 5 का दे रहा था तो हमेशा जीरो आ रहा था, ऑलवेज क्या आ रहा था, जीरो आ रहा था। ऑलवेज क्या आ रहा था, जीरो आ रहा था। लेकिन इसमें क्या, इसमें ऑलवेज जीरो नहीं आ रहा, यहाँ क्या आ रहा है, परिवर्तित हो रहा है, राइट, क्या हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है। लेकिन क्या ऐसा भागफल में ऐसा देखा है, यहाँ पर तो हमेशा एक ही आना चाहिए, जीरो में भाग देंगे तो एक ही चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो इसको क्या करेंगे, अनडिफाइंड, अपरिभाषित है। अगर मैं ये कहूँ 5/0, ये क्या चीज़ है, ये क्या है, अनडिफाइन है, ये भी अनडिफाइन है। कैसे अनडिफाइन है, अगर मैं ये कहूँ यहाँ 0 5 का भाग दे के देता हूँ, यहाँ एक बार भी गया, 1 से 0 में गए तो क्या अगर जीरो आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। फिर भी क्या शेष बचेगा, 5।
मैं कही हूँ यहाँ से दो बार भाग गया, जैसे अपन भाग क्या दे दे 3 है, यहाँ पर क्या 6 है, 3 दूनी 6, कितनी बार गया 2 का 3 में ही तो गुणा करते थे अपन इसमें, इंटू 3 गुणा 2 बराबर 6। तो यहाँ क्या 6 आता था, शेषफल 0 आता था। तो यहाँ पर देखो किससे 2 से गुणा कर रहे हैं 0 में, तो क्या शेषफल 0 बच रहा है। अगर मैं यहाँ 3 लिख दूँ, 3 का फिर गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा, फिर भी शेष 5 बच रहा है। तो यहाँ पर देखो हर कंडीशन में शेष 5 बच रहा है, तो ये भी क्या हो गया, अनडिफाइन हो गया। क्या हो गया, अनडिफाइन हो गया। डाउट क्लियर हो रहे होंगे। अब एक के बारे में, एक ऐसी कौन सी संख्या है जिसका ओनली एक फैक्टर होता है, तो ये कि ये बोलते हैं, इसको यूनिटी संख्या भी बोलते हैं, यूनिटी नंबर भी बोलते हैं, यूनिटी नंबर होते हैं। इसको 1 से प्रेजेंट करते हैं 1, और क्या करता है, ओनली 1 फैक्टर, हैविंग 1 फैक्टर। ओनली क्या है, एक ऐसी संख्या है जिसके फैक्टर सिर्फ एक ही है। अगर क्वेश्चन एग्जाम में ये पूछा जाए ऐसी कौन सी संख्या है जिसका फैक्टर एक ही है, तो सिर्फ एक अंक है जिसको यूनिटी भी बोलते हैं, और हैविंग ओनली 1 फैक्टर, ओनली 1 फैक्टर है। तो ये समझ में आया होगा। चलो आज क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। लगभग 1.5 घंटे, 1 घंटा 40 मिनट की, लगभग 1.25 घंटे की हो गई। तो इससे आगे के टॉपिकों को अपन चालू करेंगे। कुछ और कंसेप्ट हैं अपने जो बहुत महत्वपूर्ण है, अपन स्लो चलेंगे, धीरे धीरे पूरी तरह से नंबर सिस्टम को पढ़ेंगे, और तभी इस पर तो आज यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो कृपया कर इसके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे बेचारे और जो और लोग हैं उस भी इस क्लास का फ़ायदा उठा सकें, जिनको पता नहीं है जिससे उनको पता चल सके। और इस मेरी फ्री ऑफ कॉस्ट यानी निःशुल्क क्लास है, इसका कोई चार्ज नहीं है, इसका आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। मेरे YouTube चैनल है जो नीचे दिया हुआ है, YouTube चैनल है, उसको एक बार और लिख देता हूँ। YouTube चैनल है अपना, इसको मैथ्स बाय ER मुकेश कुमार, और रेड पट्टी जो नीचे चल रही है मेरे वीडियो के नीचे, वहाँ पर भी ये लिखा हुआ है, वहाँ पर भी, तो वहाँ पर से आप पढ़िए। टेलीग्राम चैनल है, उसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और ग्रुप भी है टेलीग्राम पर, वहाँ पर मैं PDF फाइल डालता रहता हूँ। जो क्वेश्चनों की कराऊंगा सारे की PDF फाइल मिल जाएगी आपको, हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाएंगे आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।